नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। कारण क्या है? सच बोला जाए, दिल थोड़ा खट्टा है, थोड़ा नाराज़ है। नाराज़गी मोदी जी से है। और किस बात पे, इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हो। रिपील ऑफ फार्म बिल्स। वो फार्म बिल्स जो फार्मर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनकी वजह से भारत के फार्मर्स को, भारत के किसानों को, मैं तो कहूँ ज़िंदगी में पहली बार आज़ादी मिली। देश तो आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन फिर भी किसानों को सही तरीके से आज़ादी मिली थी बिकॉज ऑफ दिस फार्म बिल रिफॉर्म्स, जिससे किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार मिला था, जिसकी वजह से सदियों से इतने सालों से कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों ने अपने लीडर्स के जेबें भरने के लिए और उनके दलाल एपीएमसी मार्केट से फार्मर्स को लूटते हुए अपनी दौलत बनाने के लिए जिस तरह से फार्मर्स को निचोड़ा जाता था, उस पर्टिकुलर फार्मर को, उस पर्टिकुलर किसान को एक तरह से आज़ादी मिली थी बिकॉज ऑफ दिस फार्म बिल्स। और ये फार्म बिल्स मोदी जी ने अचानक से रिपील करने का फैसला लिया। दिल थोड़ा खट्टा तो है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर मोदी जी ने ऐसा किया, वो भी उस वक्त जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑलरेडी खत्म होने के लाइन पे थे, जिस बैंजो वैंजो के साथ ये फार्म प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, मैं तो उन्हें फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट ही बोलता हूं। तो ये फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बस सिर्फ इतने ही फार्मर्स को इन बिल से तकलीफ थी। और आपकी जानकारी के लिए, ये फार्मर्स होते हैं सिर्फ 3% ऑफ द टोटल फार्मर्स इन भारत। तो 97% फार्मर्स को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये 3% फार्मर्स ने, फेक फार्मर्स ने, जो एक्चुअली थे बिचौलिए, जो एक्चुअली थे मिडिलमैन, जिनका धंधा इन फार्म बिल्स की वजह से बंद पड़ गया था, उन पर्टिकुलर लोगों की वजह से पिछले 26 नवंबर से 26 नवंबर 2020 से ये जो तमाशा चल रहा है, जगह जगह पे रोड ब्लॉक करके रखना, जगह जगह पे सोशल अनरेस्ट फैलाना, ये सब कुछ धीरे 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 करके आज उनके ऊपर से मीडिया की नज़र हट चुकी थी। आज वो प्रोटेस्ट अपने आप खत्म होने के लाइन पे आए थे। तो फिर अचानक से ऐसे क्या हुआ कि मोदी जी ने ये फार्म बिल्स रिपील करने का, वापस लेने का फैसला किया। शुरुआती नाराजगी से उभरने के बाद मेरे दिमाग में यही एक सवाल घर करके बैठा था कि अब अचानक से क्या हुआ कि मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया। एक साल से सरकार इन फेक फार्मर्स के साथ बड़े सख्ती से निपट रही थी। उनके इस फेक आंदोलन को नज़रअंदाज करते हुए बाकी फार्मर्स को अपनी कठिनाइयों से ऊपर उठने के लिए मदद कर रही थी। तो अब अचानक से क्या हुआ? जब ये सवाल मेरे दिमाग में आया तो एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रहा था, मोदी जी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं सन 2002 से, जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तब से लेके 2014 उनका कार्यकाल एक मुख्यमंत्री के तौर पे गुजरात में, और उसके बाद 2014 से आज तक एक प्रधानमंत्री के तौर पे, पूरे भारत के शासक के तौर पे उनका कार्यकाल मैंने बहुत केयरफुली मैंने ऑब्जर्व किया है, उनका वर्किंग मैंने ऑब्जर्व किया है। और मोदी जी ऐसे नेता बिल्कुल नहीं है जो कठिन निर्णय लेने से चूके या हिचकिचाए। ही हैज़ द पॉलिटिकल विल टू टेक एनी टफ डिसीजंस
इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द पीपल ऑफ द नेशन। और ऐसे कितने फैसले आपने खुद देखे हुए 2014 से 2021 तक। एग्जाम्पल देने हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी रिफॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड। जब भारत पे आतंकवादी हमला हुआ तब म्यांमार में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक्स। जब हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को मारा गया आतंकवादियों से, तब उसके बाद बालाकोट में किए हुए एयर स्ट्राइक्स। कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, वो कम है। राम जन्मभूमि इशू, उसका सोल्यूशन, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कितने एग्जाम्पल्स दूं। और किसी भी फैसले में उन्होंने एक वक्त भी कभी वापस अपने पैर नहीं खींचे। विरोधी पक्ष ने बहुत आतंक मचाया, और वो क्यों मचाया आप सबको पता है, उसमें किसका इंटरेस्ट है आप सबको पता है। लेकिन जो विरोधी पक्ष, आज का जो विरोधी पक्ष 60 साल से जब इस देश पे राज कर रहा था, तब वो जो फैसले नहीं ले पाए, तब देश के हित में वो जो नहीं कर पाए, या फिर कह सकते कि वो नहीं करना चाहते थे जानबूझ के, वो सब कुछ अगर सपोज 7 साल के अंदर पंतप्रधान मोदी जी अपने पॉलिटिकल विल के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वो कर सकते हैं, ये भी रिफॉर्म उतना ही जरूरी था, तो फिर ये रिफॉर्म उन्होंने क्यों पीछे लिया। इतना आतंक मचने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ देशों से क्रिटिसिज्म होने के बावजूद उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं हटाया, ना सीएए पीछे लिया। सब रिफॉर्म्स अपने हिसाब से चल रहे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एक रिफॉर्म उन्हें पीछे लेना पड़ा। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि अगर ये सपोज अनाउंसमेंट करनी ही थी, तो ये अनाउंसमेंट करने के लिए वो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेज के भी अनाउंसमेंट कर सकते थे। उसके लिए खुद उन्होंने नेशन के सामने आके सबको एड्रेस करके, लाइव एड्रेस करके, ये फार्म बिल्स रिपील करने का फैसला क्यों डिक्लेयर किया। जब इन मुद्दों पे मैं थोड़ा धीरे से, गहराई से सोचने लगा, तो मुझे कुछ आशंकाएं दिखाई दी कि हो सकता है इनकी वजह से मोदी जी को यह फैसला लेना पड़ा हो। पहली पॉसिबिलिटी, खालिस्तान का प्रॉब्लम। इन फेक फार्मर्स की आड़ में खालिस्तानी एलिमेंट्स फिर एक बार भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। इन फार्मर्स का फंडिंग आ रहा है मेनली कनाडा से। कनाडा के ये वही लोग हैं जिन्होंने इसके पहले भी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया था। और आप सब जानते हैं कि किस दौर से भारत गुजरा था, किस दौर से पंजाब गुजरा था। और ये पंजाब भारत का बॉर्डर स्टेट है, जिसे भारत से तोड़ने के लिए ये साजिश है। और वही खालिस्तानी एलिमेंट्स फिर एक बार इन फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट के थ्रू भारत में फिर एक्टिवेट होने लगे हैं। 3 दिन पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 7 खालिस्तानी एलिमेंट्स को अरेस्ट किया है। इनका काम था भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को फंडिंग करना, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना और यहां पे अशांतता फैलाना, दंगे कराना। ये खालिस्तानी एलिमेंट्स मे बी फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस रिपील। सेकेंड रीजन, हो सकता है पंतप्रधान मोदी जी कुछ नए बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक बात पक्की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तब भारत में बहुत अशांति फैलाने की कोशिश होगी।
और हो सकता है पंतप्रधान मोदी जी उस वक्त दो फ्रंट्स पे फाइट नहीं करना चाहते। एक, फेक फार्मर्स जो अपने मेन बॉर्डर स्टेट्स में तमाशा लगा के बैठे हैं, पंजाब हरियाणा। दूसरा, बिकॉज ऑफ यूसीसी ऑल ओवर भारत अगर मोर्चे निकलते हैं, दंगे होते हैं, तो दोनों चीज़ें साथ में संभालना बहुत मुश्किल होगा। चाइनीज़ वायरस की लहर से भारत अब ऊपर उभर के बहुत तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था सुधार रहा है। ये वक्त है भारत को आर्थिक शक्ति बनाने का, इंटरनेशनल फोरम पे भारत को और स्ट्रांगली बिल्ड करने का। उस वक्त हो सकता है मोदी जी इंटरनल तौर पे पूरी तरह से शांति चाहते हैं, और ऐसे वक्त पे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फेक फार्मर्स प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा असर कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हुए स्पेशली मेरा ध्यान रहता है चाइना पे। पाकिस्तान को मैं कोई तवज्जो नहीं देता, उनकी कोई औकात नहीं है अपने सामने, भारत के सामने 3 दिन से ज़्यादा खड़े रहने की। न्यूक्लियर किसकी धमकी देते हो? न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ आपके पास नहीं है, भारत के पास भी है। आप एक दागोगे, हम 4 दागेंगे। आपके एक से भारत नष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे 4 से पूरा पाकिस्तान बेचिराख हो जाएगा। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल। न्यूक्लियर वॉर का तो मुझे डर नहीं है, और पाकिस्तान विदाउट न्यूक्लियर उसकी औकात नहीं है भारत के सामने खड़े रहने की। तो मेरा ध्यान रहता है पाकिस्तान के बाप पे, जो है चाइना, जो इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। प्रेसिडेंट झाई इज हैविंग ट्रिमेंडस प्रॉब्लम्स विद इन चाइना। अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है, लोगों में बहुत असंतोष है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रहे, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज है। हर जगह पे, हर इंटरनेशनल फोरम पे चाइना की चीथू हो रही है। हर जगह से, हर कॉन्टिनेंट से चाइना इज लूजिंग इट्स पावर, इट्स इन्फ्लुएंस। अफ्रीका के देश जिन्हें चाइना ने डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी, आज चाइना के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इवन इन लैटिन अमेरिका, जिन कंट्रीज को चाइना अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, वो भी अब वहां पे अपना ग्रुप बना के, अपना खुद का एक ट्रेड ब्लॉक बना के चाइना को काउंटर करने की बात कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में चाइना ने जितना कुछ करने की कोशिश की, आज उन्हें हर तरफ से अपोजिशन हो रहा है। मैं मेरे पहले वीडियोस में ये पूरे डिटेल में समझा चुका हूं कि किस तरह से क्वाड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस किस तरह से चाइना को रोके हुए हैं, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, जापान ने चाइना के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हुए हैं। ये कमी थी कि भारत ने और एक क्वाड बनाया, भारत, इजराइल, यूएई, ग्रीस। ये भी मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं। यह कम था कि भारत का और एक क्वाड बन चुका है, भारत, इजराइल, सऊदी एंड ओमान। सब तरफ से चाइना ब्लॉक होते जा रही है। चाइना को मदद करने वाली एंजेला मर्केल, अब उसका कोई नहीं सुनता। अब यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली फ्रांस के अंडर, प्रेसिडेंट मैक्रोन के अंडर चल रही है। यूके चाइना के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने जा रहा है।
रशियन प्रेसिडेंट प्यूटिन ही हैज़ मेड हिज प्रायोरिटीज़ क्लियर कि भारत और चाइना में अगर चूज करना पड़े तो नो डाउट भारत। कल ही उनका स्टेटमेंट आया है, भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में सेंटर स्टेज पे है और हम भारत से दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। झाई पागल हो चुका है और ऐसे वक्त पे उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, वो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स दबाने के लिए फेक नेशनलिज्म जगाओ और उसके लिए शायद कोई शॉर्ट वॉर के लिए जाओ। और अगर वो होता है तो इन दैट केस भारत उसके लिए तैयार है, लेकिन उस वक्त हमें अपने इंटरनल जो कुछ भी इंटरनल मसले हैं वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। इंटरनल मसलों में पूरी तरह से शांति रखनी पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में है ये 3 प्रोबेबिलिटीज कि जिसकी वजह से शायद मोदी जी ने ये कड़ा फैसला लिया हो फार्म बिल्स रिपील करने का। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे जो लगती है वो है फर्स्ट, खालिस्तान। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू जो रिपोर्ट्स आए हैं और जिस तरह से ये फेक फार्मर्स के प्रोटेस्ट के वक्त उनके साइट्स पे जहाँ पे ये लोग अपना तमाशा लगा के बैठे, ब्लॉकेट्स लगा के बैठे, वहाँ पे जिस तरह से दलितों को या फिर हिंदुओं को मारा गया है, मार के लटकाया गया है, आपने ये सब पढ़ा होगा। लेकिन शायद आपने उस बहती हुई हवा का रुख देखा नहीं होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव गॉट द टिप ऑफ दैट पाकिस्तान एक बार फिर पंजाब में वही करना चाहता है जो पहले कश्मीर में हो चुका है इन 1990s। याद कीजिए किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली से भगाया गया था, किस तरह से नरसंहार हुआ था और किस तरह से कश्मीरी पंडित्स वर स्लॉटर्ड। और आज एक फिर बार यही होने के चांसेस है पंजाब में। अब मैं बोलूंगा चांसेस थे पंजाब में। इन फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में खालिस्तानी एलिमेंट्स अगर वहां से हिंदू और पंजाबीज मतलब सिख्स के बीच में अगर दरार पैदा करते तो फिर एक बार पंजाब दहक उठता। उसी तरह जिस तरह कांग्रेस रूल के अंडर भिंद्रनवाले नाम के आतंकवादी ने पंजाब में आतंक मचा के रखा था सेपरेट खालिस्तान के लिए, उनको अलग राष्ट्र चाहिए और इसके लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर हिंदू और सिख्स के बीच में दरार पड़ती तो आप सोच सकते हो, अगर सपोज हिंदुओं को वहां से मार मार के खदेड़ खदेड़ के कत्लेआम करके अगर पंजाब से निकाला जाता तो उसका असर हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक किस हद तक उसका असर पड़ सकता था आप सोच सकते हो। हमारे सिख भाई बंधु हमारे देश के बहुत अहम हमारी कड़ी है। सुरक्षा से लेके इकोनॉमी तक हमारे सिख भाई बंधुओं का हमें बहुत सपोर्ट है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इन सिख भाई बंधुओं को हिंदुओं से दूर करके फिर वहां पे पंजाब का क्या होता वो आप सोच सकते हो। याद रखिए, आज भी पंजाब का जितना हिस्सा भारत में है उतना ही हिस्सा ये पाकिस्तान में है। जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं पंजाब में, उतने ही मुसलमान भारत के पंजाब में भी है। अभी फिलहाल सब शांति से चल रहा है, लेकिन इस फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट का फायदा लेके अगर सपोज यहां पे आतंकवाद फैलाया जाता और जिसकी पूरी की पूरी भनक भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल चुकी है और इसीलिए उसके ऊपर अब कड़ी एक्शन शुरू हुई है। और उस वक्त हो सकता है पंतप्रधान मोदी जी चाहते हैं कि पंजाब के सब भाई बंधु इकट्ठा रहे, एक साथ रहे,
ताकि इन हरामखोर एलिमेंट्स को अपने सिक्योरिटी एजेंसीज बराबर से संभाल पाए मतलब निपट ले सालों से। लेकिन इसके लिए अपने अंदर, अपने भाई बंधुओं के अंदर, फिर वो किसान हो या फिर उद्योगपति हो, वो एक कुली हो या फिर वो किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी हो, सबका साथ होना ये बहुत जरूरी है। और हो सकता है पंतप्रधान मोदी जी किसी को ये मौका नहीं देना चाहते कि जब हम ये कठोर कार्रवाई इन आतंकवादियों के खिलाफ, उन खलिस्तानवादियों के खिलाफ जब शुरू करें, तब किसी भी सिख भाई बंधु के दिमाग में कोई गलत बात ना आए। लोग बोलते हैं स्टेट इलेक्शंस आ रहे, स्टेट इलेक्शंस की वजह से शायद मोदी जी ने निर्णय लिया हो। एक बात आपको कहूं, मुझे उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं लगता। क्यों? सबसे पहली चीज, ये आंदोलन कहां तक सीमित है? सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जरा दिमाग चलाइए, हरियाणा में अभी इलेक्शंस है ही नहीं, और हरियाणा की सरकार बीजेपी और चौटाला, दुष्यंत चौटाला, इनकी जो संजीव मांझी सरकार है, अलायंस है, वो टूटने के कोई चांसेस नहीं है। वो सरकार स्थिर है, वहां पे इलेक्शंस नहीं है। उत्तर प्रदेश, वो तो बीजेपी वैसे ही जीत रही है, जहां पे 320 सीटें आनी है। हो सकता है ये बिकॉज ऑफ फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट वेस्ट यूपी में अगर कुछ सेटबैक हुआ तो 320 की जगह पे 270 पे आएंगे। लेकिन भैया मेजॉरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जबरदस्त स्ट्रांग सरकार बीजेपी वापस यूपी में बनाने वैसे भी जा रही है। और रही बात पंजाब की, तो भैया पंजाब में बीजेपी का अस्तित्व ही कहां है? ये फार्मर्स बिल्स वापस लेने की वजह से कौन सी बीजेपी वहां पे पावर में आने वाली है? हां, लेकिन एक बात होगी कि अगर ये फेक फार्मर्स का मुद्दा अगर हट जाए, तो इन दैट केस कांग्रेस और पाप मतलब आम आदमी पार्टी, जो अभी राइट नाउ पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में थे, उनकी स्थिति वीक हो जाएगी। क्योंकि अब वहां के किसानों को यह पता है कि यह मसला अगर हल हुआ है, उनके हिसाब से जो फार्म बिल्स वापस लेने चाहिए थे और मोदी जी ने वो लिए हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। तो इसका मतलब कांग्रेस और आपको समर्थन देने के लिए जो लोग तैयार हुए थे, अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जा सकते हैं। नतीजा यह होगा कि पंजाब में कोई भी पार्टी अपने बलबूते पे सत्ता नहीं बना पाएगी। हंग असेंबली होगी, और अगर हंग असेंबली होती है, कोई अगर पार्टी सरकार नहीं बना सकती, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल आएगा। लेकिन एक बात पक्की कि कांग्रेस और आप, स्पेशली सबसे ज्यादा डेंजरस आप, ये सरकार नहीं बना पाएंगे। और पंजाब में इनकी सत्ता होने से अच्छा है कि हंग असेंबली हो या प्रेसिडेंट रूल हो, बिकॉज पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। जो 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताए, मुझे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है फर्स्ट। और दूसरी चीज, मेरी नाराजगी तब कुछ हद तक दूर हुई जब मैं ये भांप सका कि आगे और क्या हो सकता है। भैया एक बात बता दूं, एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे फैसले लेने का अधिकार केंद्र का भी है और राज्य सरकारों का भी है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ये केंद्र सरकार भी ला सकती है और राज्य सरकार भी ला सकती है। और अगर सपोज दोनों सरकारों में अगर कोई डिस्प्यूट हो, कंफ्लिक्ट हो, तो फिर जो कानून उस सुपरसीड करेगा दैट विल बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कंफ्लिक्ट के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा। लेकिन अगर सेंटर मतलब केंद्र सरकार अगर ऑब्जेक्शन नहीं लेती, तो राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो भी चल सकता है।
सो आर यू गेटिंग द हिंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पंतप्रधान मोदी जी ने एग्रीकल्चरल बिल्स रिपील किए हैं, वापस लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि राज्य सरकारें यही बिल्स अपने राज्य में न लगाए। राज्य सरकारें भी ये बिल अपने राज्य में इंप्लीमेंट कर सकती है। और हाल फिलहाल आप जरा ध्यान से सोचिए, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे मेन स्टेट्स कौन से आते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा, लोग उसे निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्रा, ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स है। उत्तर प्रदेश बीजेपी, हरियाणा बीजेपी, हिमाचल बीजेपी, उत्तराखंड बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी, कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट बीजेपी एंड अलायंसेस। और वहां पे तो अपने बॉस बैठे हुए हेमंत बिस्वा शर्मा। कर्नाटका बीजेपी, तो मतलब गुजरात बीजेपी, तो मतलब इन शॉर्ट मोदी जी ने सेंट्रल लेवल पे बनाए हुए ये बिल्स रिपील किए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये राज्य सरकारें जो बीजेपी की है वो ये बिल्स अपने राज्यों में लाकर वही किसानों को वही फायदा दे सकती हैं जो इन फार्म बिल्स में मेंशन किया हुआ था। ये राज्य सरकारें अपने राज्यों में ये कानून बना के छोटे किसानों को वही बेनिफिट्स दे सकते हैं जो मोदी जी सेंट्रल लेवल पे पूरे भारत के लिए कानून बना के इकट्ठा सब छोटे किसानों को बेनिफिट देना चाहते थे। तो ये बेनिफिट अभी भी पहुंचाया जा सकता है, बस थोड़े से वक्त की देरी है। 2022 मार्च अप्रैल के आसपास उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मणिपुर, ये कुछ स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं। यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड बीजेपी फिर आ रही है। पंजाब हंग असेंबली करके रखेंगे, वरना हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ऐसे 3 जन मिलके वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। और ये इलेक्शंस के बाद अगले इलेक्शंस के लिए कम से कम 8 महीने का वक्त है। और इन 8 महीनों में इन सब राज्यों में स्टेट लेवल पे यही एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आ सकते हैं। और वो 8 महीने, इलेक्शन के 3 महीने और अभी के 2 महीने, 13 महीने पंतप्रधान मोदी जी को काफ़ी है खालिस्तानियों का कचरा साफ करने के लिए। और वो ये कचरा अब इस तरह से साफ करेंगे कि जिंदगी भर ये खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत से पंजाब को तोड़ने की बात भी नहीं कर पाएंगे। मैंने 2 बातें सुनी है। शेर जब शिकार के लिए जब घात लगाता है, जब वो शेर आगे झपटता है, तब वो पहले एक कदम पीछे लेता है। एक कदम पीछे लेने के बाद उस शेर ने मारी हुई छलांग ये जानलेवा होती है। और वो अपने देश विरोधी ताकतों के लिए ऐसे ही जानलेवा साबित होगी, मुझे इस बात का यकीन है। और दूसरी कहावत, तीर छोड़ने के पहले तमंचा पहले पीछे खींचा जाता है। तीर छोड़ने के पहले तमंचा पहले पीछे खींचा जाता है, तब तो तीर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। मोदी जी पीछे हटने वालों में से, झुकने वालों में से नहीं है। जो देश के लिए सही है वो करके रहेंगे, मुझे इस बात का यकीन है।
और अगर आपको ये यकीन नहीं है तो उनकी भाषा, उनका भाषण ध्यान से सुनने की आदत डालिए। जब उन्होंने 3 फार्म बिल्स रिपील करने की अनाउंसमेंट की तब उनका स्टेटमेंट क्या था? आज तक मैंने जो किया वो किसान भाइयों के लिए किया, अब जो करने जा रहा हूं वो राष्ट्र के लिए करने जा रहा हूं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? शायद मेरा जो एनालिसिस है, मैं कोई पंडित नहीं हूं, छोटा सा इंसान हूं, लेकिन कोशिश करता हूं थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की। आज तक मैंने जो किया वो मेरे किसान भाइयों के लिए किया, अब जो करने जा रहा हूं वो राष्ट्र के लिए करने जा रहा हूं। कोशिश कीजिए ये 2 स्टेटमेंट्स का मतलब मेरे इस वीडियो के साथ कनेक्ट करके फाइंड आउट करने की कि मोदी जी का अगला कदम क्या होगा। एक स्टेप पीछे लेने का मतलब हार नहीं होती। एक स्टेप पीछे लेने का मतलब ये आगे झपटने की तैयारी भी हो सकती है। 1 साल से तमाशा लगा के बैठे थे ये फेक फार्मर्स कि तीनों फार्म बिल्स पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो, रिपील करो, किया तो आज उनके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? इस बात का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ी चाल है। मुझे यकीन है भारत और स्ट्रांगली आगे बढ़ने के लिए कदम ले रहा है। साथ रहेंगे जब वक्त मिलेगा, जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तब फिर एक बार इसी विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।